नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। हाथरस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। हाथरस के नाम पर यूपी में दंगा फैलाने के लिए पीएफआई ने बड़ी साजिश रची थी। पीएफआई उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में जलाना चाहता था। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई के एजेंट ने पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में पीएफआई के 4 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अतिकुर रहमान है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सूत्रों का कहना है कि अतिकुर रहमान के पास दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। वो दिल्ली के शाहीन बाग में भी रुका था। बताया जा रहा है कि अतिकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था का कोषाध्यक्ष भी है। मथुरा से पीएफआई के जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अतिकुर रहमान के अलावा सिद्दीकी, आलम और मसूद शामिल हैं। तो यूपी और देश में जातीय हिंसा फैलाने के लिए हाथरस की बेटी का क्या इस्तेमाल किया गया, इसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। इस बीच हाथरस में जातीय हिंसा की साजिश में पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस केस में अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश की थी? क्या बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? इसका सच अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। इस बीच मथुरा में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जा रहा है। इसमें एक केरल के मल्लपुरम का रहने वाला है, जबकि बाकी मुजफ्फरनगर, बहराइच और रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले हैं। इनके पास से भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद किए गए हैं। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक अलग अलग 19 एफआईआर दर्ज की है। इनमें प्रदेश का माहौल बिगाड़ने और जातीय हिंसा फैलाने की साजिश की बात कही गई है। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह समेत 20 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही हाथरस में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुए हैं। प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भीड़ इकट्ठा करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में पीड़ित परिवार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीड़ित के घर पर पीएससी के 15 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीड़ित के भाई की सुरक्षा में 2 गनमैन तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में साजिश का मकसद योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की छवि को चोट पहुंचाना था और इस साजिश को नेता और डिजाइनर पत्रकारों ने मिलकर अंजाम दिया है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हाथरस के नाम पर यूपी में दंगा फैलाने के लिए पीएफआई ने यह बड़ी साजिश रची। पीएफआई उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में जलाना चाहता था और सूत्रों का कहना यह है कि पीएफआई के एजेंटों ने पत्रकार बनकर हिंसा की यह साजिश रची थी। तो पत्रकार का चोला ओढ़ लिया गया था और हिंसा की ये साजिश रची गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। पीएफआई के 4 संदिग्ध एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अतिकुर रहमान है। दंगों के लिए फंड इकट्ठा करता था अतिकुर रहमान। तो फंड रेजिंग की जो जिम्मेदारी है वो अतिकुर रहमान को दी गई थी। और बड़ी बात यह भी है कि अतिकुर रहमान का शाहीन बाग से कनेक्शन सामने आया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष भी है अतिकुर रहमान। अतिकुर रहमान, सिद्दीकी, आलम और मसूद, ये 4 लोग हैं जो कि पीएफआई के सदस्य हैं, जिन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया। और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल पांडे, ये यूपी को जलाने की ये पूरी साजिश, और जो बड़ी बात है कि पत्रकार का चोला ओढ़कर ये हिंसा की साजिश रची गई, और 4 नाम जो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को जिनकी गिरफ्तारी हुई मथुरा से। अतिकुर रहमान सबसे बड़ा नाम। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मीमांसा, एक बार सवाल दोहरा लीजिए। 4 लोग गिरफ्तार किए गए मथुरा से, लेकिन सबसे अहम बात यह कि पीएफआई के ये सदस्य, यूपी को जलाने की ये पूरी साजिश और पत्रकार का चोला ओढ़कर ये पूरी साजिश रची गई हिंसा फैलाने की। बिल्कुल, ये 4 लोग मथुरा के मार्ट से गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा था कि ये हाथरस जा रहे थे। इनके साथ में कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। इसके अलावा अतिकुर रहमान जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, इसमें से एक नाम है जो कि सिद्दीकी मल्लापुरम केरला से है। बताया जा रहा है इन 4 में से एक पत्रकार बनकर हाथरस जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके पीछे जो यूपी पुलिस और यूपी सरकार का कहना है, इन लोगों की एक कोशिश थी कि कैसे माहौल बिगाड़ा जाए हाथरस में इस घटना के बाद से। और इसके अलावा लगातार कई सारी एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। कल हाथरस में जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। कुछ पत्रकारों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, कई नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन हाथरस की इस घटना के बाद प्रदर्शन कैसे हुआ, कैसे झूठ फैलाया गया, कैसे सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल की गई जो कि बिल्कुल सच नहीं थी, तो उन सभी मामलों में इन सबका एक बड़ा रोल रहा है। और अब यूपी पुलिस कह रही है पीएफआई और सीएफआई के तमाम सदस्य इसके पीछे थे। यूपी के मुख्यमंत्री एमनेस्टी का नाम ले रहे हैं कि यह संगठन भी एक संगठित तरीके से यूपी में प्रदर्शन और जो जातीय संघर्ष है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी तमाम चीजें फिलहाल सामने आ रही हैं और यूपी पुलिस अभी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मीमांसा जी, 2 बड़ी खबरें आज हमने दर्शकों को दी हैं। सबसे बड़ी खबर यह कि किस तरह से ये जातीय संघर्ष ताकि हो पाए, ये हिंसा फैलाने की पूरी साजिश जो कि पीएफआई में जिसका नाम सामने आया है और 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। और दूसरी बड़ी खबर हमने आपको दी किस तरह से कॉल डिटेल्स के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच होती थी बातचीत। जी न्यूज के पास बातचीत की कॉल डिटेल्स हैं। मुख्य आरोपी संदीप से पीड़िता का परिवार बातचीत करता था। तो ये बहुत ही अहम खुलासा। आरोपी पीड़िता परिवार के बीच जो बातचीत होती थी ये कई घंटे होती थी। 5 घंटे बातचीत की ये कॉल डिटेल्स जो हैं वो जी न्यूज के पास हैं। पीड़िता के भाई के नंबर पर यह बातचीत होती थी। आरोपी संदीप करता था ये बातचीत। अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच ये बातचीत की जो कॉल डिटेल्स हैं वो जी न्यूज के पास हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये घंटों बातचीत होती थी दोनों के बीच। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। ये जो कॉल डेटा रिकॉर्ड आप देख रहे हैं इसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। हाथरस केस में अब हो रहे हैं एक के बाद एक बड़े खुलासे। पीड़िता और आरोपी के परिवार में होती थी अक्सर बातचीत। कॉल डिटेल्स से हुआ घंटों बातचीत का खुलासा। गांव वालों के मुताबिक पीड़िता और आरोपी परिवार के लड़के के बीच में थे प्रेम संबंध। जी हां, हाथरस मामले में जो सच सामने आ रहा है वो अब बेहद चौंकाने वाला है। सच ये सामने आ रहा है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी
और शायद दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात ये कि बातचीत घंटों तक होती थी। आगे हम आपको कॉल डिटेल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये सुनिए कि ये बातचीत क्यों होती थी। का मामला प्रेम प्रसंग का चल रहा था। कब से? करीब हो गए डेढ़ साल के करीब। क्या हुआ? आमने सामने इनके मकान है, तो ये तो यूं ही आने पर था इनका प्रेम प्रसंग। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में इनको लेकर? पंजाब घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो उन्होंने लड़के को नौकरी के लिए भेजा, या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो घर वालों ने लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम संबंध था, पर लेकिन कहा सुनी इतनी हुई कि तू अपने को लड़की रो, बांध के लड़की तू रो। दोनों ने ही एक दूसरे को समझाया बुझाया, पर लेकिन वो माने न माने इस बात को मुझे पता नहीं है। मैंने प्रेम संबंध में मतलब ज़्यादातर ये नहीं देखा कि दोनों एक जगह देखे, मैंने ये नहीं देखा, सुनाया था प्रेम संबंध की बात। अब सच क्या है इस पर हम कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन जी न्यूज के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके अनुसार आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। वहीं जब हमने सच जानने के लिए पीड़िता के बड़े भाई से पूछा कि क्या आपकी संदीप से फोन पर कोई बातचीत होती थी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। कि संदीप से बातचीत होती थी, जो सामने मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मैं उसे बोलता भी नहीं था। हाँ। क्योंकि वो छोटा, उससे क्या बोलूँगा, वो लड़का। अब आपको कुछ गांव वालों की बातें सुनाते हैं जो इस मामले में छिपे हुए कुछ सच को सामने लाता है। रामू 14 तारीख को हमारी डेयरी पर कैन को खिला रहा था हमारे कांटे में, और रामू बहुत सीधा लड़का है, कानों से भी ऊंचा सुनता है। 14 तारीख को वो हमारे ही यहाँ था। 8 बजे से 11:30-12 बजे तक उसकी सुबह की शिफ्ट है, शाम को भी 8 से 11:30-12 बजे तक की उसकी शिफ्ट है। वो हमारे यहाँ दिहाड़ी मजदूर था, जिसको 2-2.5-3 महीने हुए थे। स्वभाव से बहुत अच्छा था। रजिस्टर वगैरह में उसकी हाजिरी होगी कम से कम? वो हाजिरी क्राइम ब्रांच वाले यहाँ से सब ले गए। हाजिरी में उसका प्रेजेंट है? जी है। क्राइम ब्रांच वाले उनको ले गए रजिस्टर को। हाँ। तो यहाँ गाड़ी वालों ने, जो हमारे यहाँ और स्टाफ काम करता है, उन्होंने सबों ने रामू को देखा। घटना वाले दिन वो यहीं था, 8 बजे से 11:30-12 बजे तक। तो क्या संदीप ने हत्या नहीं की, और उस दिन क्या हुआ वो भी सुनिए। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना था। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे, बताऊँ मैं अभी अब आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे। इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में सड़क पर आ गया। मतलब ये साफ है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई। हो सकता है एक बार कि हम ये मान लें कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आरोपी ही दोषी है, पीड़िता का भाई सच बोल रहा है, लेकिन कॉल डिटेल्स तो सच बता रहे हैं। कॉल डिटेल्स तो झूठ नहीं बोल रहा। कॉल डिटेल्स तो ये साबित कर रहा है कि पीड़िता का भाई कहीं ना कहीं कुछ छिपा रहा है। ये सच है कि पीड़िता की मौत हुई है और उसे न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या न्याय की जल्दबाजी में किसी निर्दोष को तो नहीं फंसाया जा रहा है, या किसी झूठ पर तो पर्दा नहीं डाला जा रहा है? और हाथरस के बोलगढ़ी गांव के लोगों के जो बयान और जो दस्तावेज हमने आपको दिखाए, उनसे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 सितंबर को परिवार ने रेप की बात क्यों नहीं कही? पहले ही दिन बाकी 3 आरोपियों के नाम क्यों लिए? 8 दिन बाद परिवार ने गैंगरेप की बात क्यों कही?
पीड़िता की जेब काट देने की बात क्यों फैलाई गई, जबकि वो बात करती दिख रही है? परिवार सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से सहमत क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब के लिए हमने पीड़िता के परिवार वालों के साथ फिर से बात की। कैसी थी 14 से 22 तारीख तक? नहीं, स्थिति तो कहा कहते थोड़ी सुधार में हो गई थी, थोड़ा सा कहा कहते मतलब वो बात भी कर रही थी थोड़ी तो उन्होंने कहा कहते बताया जब मेडिकल जांच भई और चूँकि ऐसा है कि गांव की बेटी अतगा कुछ शर्माती है ना, तो हर चीज़ कहा कहते बता ना पाती, तो वो मेडिकल में कहा कहते वहाँ ये सब कहा कहते वही जब उसने बयान भी दिया। पूरे कपड़े उसके उतरे हुए थे, कपड़े बाकी सारे उतरे हुए थे, बहुत ज़्यादा बेचे। तो आप उसके बाद आप लोग थाने लेकर गए? हाँ, थाने लेकर गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई भी नहीं की। और इस बीच जानकारी मिल रही है, हाथरस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले में अब तक क्या क्या जांच हुई है। साथ ही ये भी बताया कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो ये हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि जो मामले की जांच अभी तक की गई वो कहां तक पहुंची है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा था कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है, और आखिरकार ये सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई और इसी का जिक्र इस हलफनामे में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया है कि अभी तक इस मामले में क्या क्या जांच हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.